हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अमीर खुशियों से रिलेटेड, यानी अमीर खुशियों से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू आज करने वाले। प्रीवियसली हम लोग बात कर रहे थे खिलजी वंश से संबंधित, जिसमें फिरोज खिलजी से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग कवर किए। तो ये जो अमीर खुसरो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। तो इससे संबंधित एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिए, उसमें अमीर खुसरो से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अमीर खुशियों से रिलेटेड हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन इसमें डील करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सारा एमसीक्यू आज जो होगा सभी यहाँ पे अमीर खुशियों से रिलेटेड होगा। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो किन किन के दरबारों में रहे, उनके समय में कहा जाता है वो 8 विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल के दौरान वो बने रहे थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो रहे थे, इससे पहले वो बलबन के दरबार में थे, गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद ये फिरोज खिलजी के दरबार में थे। तो ये कुल 7 विभिन्न अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इसके बावजूद भी वो 7 विभिन्न शासकों, या सभी संबंधित है किससे, दिल्ली सल्तनत से। तो 7 विभिन्न शासकों के शासन को भी उसने देखा था। कौन? अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? तोताए हिंद भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और वो ठेठ हिंदी का प्रयोग किया था, यानी वो एक सूफी संगीतकार था, सूफी कवि था एवं विद्वान था। कौन? अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। उसने तबला का भी प्रचलन करवाया एवं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं सितार, तो उसने सितार का भी आविष्कार किया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अमीर खुसरो से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नई फारसी काव्य शैली जिसे सवके हिंद कहते हैं एवं हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, यहाँ पे एक फारसी काव्य की बात हो रही है, कौन सी? जिसका नाम है शवके हिंदी। तो ये क्या है? एक फारसी कविता है, शवके हिंदी। और ये हिंदुस्तान शैली के जनक कौन जाने जाते हैं? हिंदुस्तान शैली के जनक के नाम से अफीक है यहाँ पे ऑप्शंस में, जियाउद्दीन वर्नी है, इशामी है और अमीर खुसरो है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं किसके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था, पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन। ठीक है, यामीनुद्दीन अमीर खुसरो, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, अबुल हसन यामीनुद्दीन, किसका? अमीर खुसरो का। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 1253 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 14वीं शताब्दी के जो अमीर खुसरो आप देख रहे हो, ये 14वीं शताब्दी के कहा जाता है कि सबसे प्रमुख कवि में से एक थे। एंड ये संगीतकार भी थे। कौन? अमीर खुसरो, ये संगीतकार भी थे एवं प्रसिद्ध सूफी कवि भी थे। ठीक है, गायक भी थे, विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे। कौन? अमीर खुसरो। तो इनकी सारी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो वो है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शाही कहा था? ठीक है, सिकंदर शाही। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम लोग खिलजी वंश से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसमें एक जो विद्वान कवि थे जिनका नाम है अमीर खुसरो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए आज क्वेश्चंस लाए गए हैं अमीर खुसरो से, ताकि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें सरे तोताए हिंद कहा गया है, किन के द्वारा कहा गया है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आप डील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, खिलजी वंश से रिलेटेड है। तो किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर शाही कहा था? यानी वो कौन सा खिलजी वंश का शासक था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन जो गुलाम वंश का था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का है, सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे दिया है दिल्ली सुल्तान। तो यहाँ पे खिलजी वंश ना दे करके क्या दिया है? दिल्ली सुल्तान। ठीक है, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर मानता था, यानी सिकंदर
मानता था, यानी सिकंदर शामी, इसका मतलब था कि वो पूरे भारत पर राज्य करना चाहता था ना, पूरे भारत को जीतना चाहता था, इसीलिए उसने ये उपाधि धारण की थी सिकंदर शानी की। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे जी जो फिरोज खिलजी का क्या था? पुत्र था। उसने अपनी चाचा पुत्र नहीं था, सॉरी, फिरोज खिलजी का भतीजा था। उसने अपने चाचा की हत्या कर अगला शासक बन गया था, और ये शासन कर रहा था कहाँ? दिल्ली पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इसने कई सारे सैन्य सुधार भी किए, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, यानी जो कर था, जो लगान वसूला जाता था, इन्हें सब कुछ ये मजबूत करने का प्रयास किया था, चाहे वो सैन्य विभाग हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, कृषि से संबंधित हो, एवं बाजार व्यवस्था का भी निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने कर निर्धारित किया था 1/2। जो लगान वसूला जाता था कृषि से, वो 1/2 था। इससे पहले 1/3 लगान वसूला जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1/2 यानी कुल का 50%। ठीक है, टोटल 50% यहाँ पे कर लिया जाता था। इससे पहले सभी शासकों ने 1/3 निर्धारित किया था कर, लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कितना किया था? 50%, यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो इसमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? ठीक है, यानी हिंदुस्तान का तोता, जिसे कहते हैं तोताए हिंद, किसने कहा है? सब तो जानते हैं, तोताए हिंद किसने कहा है स्वयं को? तो जैसी, अमीर हसन, अमीर खुसरो और फैजी। आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही क्या कहते हैं? तोताए हिंद, वो स्वयं को कहता था। ठीक है, और ये अपने आप को सभी भारत में इसे कहते थे कि ये भारत की आवाज है। क्या है? भारत की आवाज है। कौन? अमीर खुसरो, यानी द वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे क्या कहते थे? वॉइस ऑफ इंडिया। जिसने हिंदी शब्दों को, इसने क्या किया? जो हिंदी शब्द है, ये एक सूफी कवि था, तो इस हिंदी शब्द को उसने खुलकर प्रयोग किया। माना कि ये था कि सूफी से संबंधित था, लेकिन ये हिंदी शब्द को खुलकर प्रयोग किया। किसने? अमीर खुसरो ने, अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में। इसीलिए इसे कहते हैं वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आशिका, नूह सिपीहर और किरण उस सादेन एवं ख्वाजवाइन उल फुतू की रचना की? अब यहाँ पे रचनाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है? रचनाएं। तो आपको सभी रचनाएं याद रखनी है। किससे संबंधित? अमीर खुसरो से संबंधित। तो यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, बताइए किनके द्वारा लिखा गया है? जैनुल अब्दीन, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी। किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये चारों क्या है? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो ये आशिका जो आप देख रहे हो, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे, जिनका नाम था खिज्र खां, और उनकी जो प्रेमिका थी, जिसका नाम था देवल रानी, जो गुजरात की रानी थी। तो ये खिज्र खां एवं देवल रानी, जो गुजरात की रानी थी, इन दोनों की बहुत ही दुखद प्रेम कहानी की इसमें बातचीत कही गई है। यानी ये एक दुखद कहानी प्रेम कथा के रूप में इन दोनों के ऊपर अमीर खुसरो के द्वारा आशिका लिखी गई है। ये देवल रानी कौन थी? ये गुजरात की रानी थी। खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। ठीक है, तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग की, कहा जाता है दुखद प्रेम प्रसंग की, एक काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना है, यानी कविता है। नेक्स्ट है नूह सिपीहर। तो ये नूह सिपीहर किससे संबंधित है? नूह सिपीहर, ठीक है, तो ये 9 आसमान इसका मतलब होता है। क्या? 9 आसमान। नूह सिपीहर बोले तो 9 आसमान। ये भी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है, जिसमें कहा जाता है जो मुबारक शाह खिलजी है, मुबारक शाह खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनता है खिलजी वंश का, वो होता है मुबारक शाह खिलजी। तो इसके सभी इसका जो शासन काल रहा है, उसकी चर्चा इसी नूह सिपीहर में की गई है। और ये इसमें टोटल 9 अध्याय हैं, और सभी अध्यायों को यहाँ पे आसमान कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है 9 आसमान। नेक्स्ट है किरण उस सादेन। तो ये बुगरा खां
और बुगरा खां एवं कैकुबाद। ठीक है, बुगरा खां एवं कैकुबाद, यानी ये जो बुगरा खां का पुत्र था उसका नाम था कैकुबाद। ठीक है, तो ये बुगरा खां एवं कैकुबा के मिलन की चर्चा इसी रचना में है किरण उषा से। तो ये सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? अमीर खुसरो से। सभी किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको पता चलेगा अमीर खुसरो की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। पहला है तहकीक हिंद, दूसरा है किरण उस सादेन, तीसरा है मिफ्ता उल फितू एंड चौथा है नूर सिपहर। आप बताइए यहाँ पे इसमें से आमिर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, यानी आमिर खुसरो की इसमें से रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए नूर ए सिपहर। नूर ए सिपहर यानी नौ आसमान, ये आमिर खुसरो की रचना है, इसीलिए इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है मिफ्ता उल फुतू, अभी प्रीवियसली हम लोग देखे ये भी किसकी रचना थी? आमिर खुसरो की। नेक्स्ट है किरण उस सादेन, अभी जस्ट डिस्कस किए मिलन के बारे में, कैकुबात और उनके पिता के मिलन का जिक्र है इसमें। तो ये तहकीक ये जो हिंद आप देख रहे हैं ये आमिर खुसरो की रचना नहीं है। ठीक है, ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। किसकी रचना है ये? अल-बरूनी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। ये अल-बरूनी की रचना है, जो कहा जाता है कि ये एक फारसी यात्री था। ये क्या था? एक फारसी यात्री था। और इस रचना में कहा जाता है कि ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, यानी भारत की जो संस्कृति है, जो अर्थव्यवस्था है, तो उसकी भारत की सांस्कृतिक और एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी इससे प्रदान की जाती है। तो एक प्रकार का ये वैज्ञानिक ग्रंथ है। कौन सा? तहकीक हिंद, जो अल-बरूनी की रचना है। ये कौन था? अल-बरूनी एक फारसी यात्री था। क्लियर? ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? अब इसमें से बताइए अमीर खुसरो, इनमें से अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है तारीख अलाई, ख्वाजवान उल फुतू, तुगलका नामा, या फिर ताजुल, या फिर ताज उल भी बोलते हैं, ताज उल। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है ताज उल मासीर। ठीक है, इसी को ऐसा लिखा गया है। तो बताइए किसकी रचना है ये? यहाँ पे तुगलकानामा नहीं पूछा गया है, ये आमिर खुसरो की रचना है। ख्वाजवान उल फुतू ये भी, और तारीख अलाई ये सभी आमिर खुसरो की रचना है। लेकिन ये जो ताजुल माशिर है, ताज उल माशिर, ये किसकी रचना है? हसन निज़ामी की रचना है। ठीक है, किसकी? हसन निज़ामी की ये रचना है, जो कहा जाता है कि तुर्क भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्क भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा? हसन निज़ामी के द्वारा, ताज उल माशिर। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आमिर खुसरो ने किसके विश्वास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो आमिर खुसरो था उसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। माना कि वो एक था सूफी कवि, संगीतकार, लेकिन उसने हिंदी शब्दों का भी अपने रचनाओं में काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया, इसीलिए उसे बोलते हैं खड़ी बोली। ठीक है, तो आमिर खुसरो ने किसके विकास के अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली की भूमिका निभाई, भोजपुरी में नहीं, ब्रजभाषा नहीं, अवधी नहीं। भोजपुरी खड़ी बोली का मतलब होता है ठेठ हिंदी। क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में? ठेठ हिंदी। ठीक है, तो ठेठ हिंदी की भूमिका किसने निभाई थी? आमिर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट चले तो निम्नलिखित, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली, अभी जस्ट आपको बताया गया ना, जो ठेठ हिंदी भाषा है, ठेठ हिंदी भाषा है जिसे बोलते हैं हिंदी खड़ी बोली का जन्म। ये जो बोली है ना हिंदी खड़ी, एक प्रकार की क्या है? लैंग्वेजेस है जिसे बोलते हैं ठेठ हिंदी। तो उसके जनक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? आमिर खुसरो। ठीक है,
इसने हिंदी और हिंदवी एवं फारसी सभी को एक साथ लिखने का प्रयास किया था। ठीक है, इन ये सभी तीनों को एक साथ लिखते थे। कौन? अमीर खुसरो। तो ये भी याद रखनी है, हिंदवी। और इसने हिंदवी का उल्लेख भी किया था। और खड़ी बोली के क्या थे? आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? यानी वो कौन सा कवि था, कौन सा वो मुस्लिम कवि था जिसने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण का वर्णन किया था या चित्रण किया था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, फैजी, सलीम। आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, जितना भी हमारा भारतीय पर्यावरण था उसका चित्रण वो अपनी रचनाओं में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृति किया गया था। ठीक है, यानी अमीर खुसरो ने कहाँ शतरंज का खेल आविष्कृत किया था, यानी उसका आविष्कार किया था? भारत में, अरब में, फारस में या तुर्की में? तो अमीर खुसरो ने जो शतरंज खेल है, जो पहले कहा जाता है गुप्त वंश के शासकों द्वारा 6वीं शताब्दी में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी शतरंज का। ठीक है, तो ये अमीर खुसरो ने, बताइए कहाँ इसका प्रयोग किया था यानी आविष्कृत किया था? वो था भारत में, जो काफ़ी सभी जितने भी शासक होते थे उनका एक राजकीय खेल के रूप में था। सभी राजा महाराजा इस खेल को खेलते थे। तो ये राजघराने से लेकर के अभी नॉर्मल घर जो अभी आप देख सकते हैं, बाकी सब भी इसे खेला करते थे। ज़्यादातर आप महाभारत में भी देखे होंगे। ठीक है, शकुनी वगैरह जो होता था, इस प्रकार का कोई गेम होता था। तो यहाँ पे शतरंज की बात हो रही है जिसमें वजीर होता था, राजा होते थे, सैनिक होते थे, इस प्रकार का खेल होता था। तो सबसे पहले तो ये 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में इसे कौन लाया? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मशनवी, एक सेकेंड, आशिका, फिर से आ गया आशिका, ठीक है, आशिका लिखी थी? यानी जो आशिका की रचना हुई वो किसके शासनकाल के दौरान हुई? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर, किसने कहा कि ये जो आशिका है किससे संबंधित है? अभी जस्ट आपको बताया गया। खिज़्र खां अलाउद्दीन खिलजी एवं उसकी जो प्रेमिका थी गुजरात की रानी, उसके दुखद प्रेम कहानी की कथा में से एक है जो खिज़्र खां के कहने पर लिखी गई थी। खिज़्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का भी दरबारी था एवं इसके अतिरिक्त यानी अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ करके और विभिन्न दिल्ली सल्तनत के और विभिन्न 7 शासकों का शासन इसने देखा। इसने अमीर खुसरो ने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। नेक्स्ट है संगीत यंत्र, जो एक तबला है, एक संगीत इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने, आदिल शाह ने, तानसेन ने और बैजू बाबरा ने। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि ये जो तबला है, तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने किया था एवं सितार का आविष्कार भी खुसरो द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोली द्वारा बंदी बना लिया गया था? यानी ये जो मंगोल आए थे उसने इनमें से किन कवि को बंदी बना लिए थे? तो ऑप्शंस है बेनाज उस सिराज को, हसन निज़ामी को, अमीर खुसरो को या फिर जियाउद्दीन वर्नी को। आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को मंगोलों ने क्या किया था? ठीक है, इतिहासकार मंगोली ने बंदी बना लिया था। किसने बंदी बनाया था? मंगोलों ने। तो याद रखना है आपको, जब उसने राजत्व यानी जब वो शासक बना, ये एक कथन है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब वह शासक बना यानी राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों यानी एक प्रकार का ये कानून होता था, जैसे कि आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है, तो उसी तरह पहले जो शासक होते थे वहाँ पे नियम होते थे, कुछ नियम कानून होते थे, शरीयतें, नियम कानून। एक ये 2 भागों में बटा था, कुछ इसे मानने वाले को शरीयतें बोलते थे और कुछ लोग इसमें नहीं मानने वाले थे, यानी इसमें परिवर्तन चाहते थे। तो यहाँ पे शरीयतें, नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ठीक है,
तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी शरीयत के कानून और आदेश थे उससे वो स्वतंत्र था। कौन? यहाँ पे पूछा गया, ये कथन किसका है? ये बर्नी का कथन है और किसको ये संबोधित कर रहा है? बलबन को, इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर मोहम्मद तुगलक को? क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी को वो कह रहा था कि वो जितने भी शरीयत के कानून है, उसके आदेश है, उसे वो स्वतंत्र है। और ये कथन किसका था ये भी याद रखना है, बर्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अब यहाँ पे फारसी कविता, जितनी भी फारसी कविता थी तो उसे भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? खुसरो द्वारा, हसन द्वारा, फैजी द्वारा या जुज्जानी द्वारा? क्या होगा? अमीर खुसरो। खुसरो ने ही सभी फारसी कविताओं का भारतीयकरण किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनबी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? बताइए, ये जो मसनबी, प्रसिद्ध मसनबी है जिसका नाम है आशिका, वो किसके शासनकाल में लिखा था? खिजर खां के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिर रायकरण के या फिर रानी कमला देवी? क्या होगा आंसर? खिजर खां के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। किसके आदेश पर लिखा गया था? खिजर खां के आदेश पर। एक प्रमुख रचनाकार, इतिहासकार, कवि, संगीतकार के रूप में जाना जाता था। कौन? अमीर खुसरो। भारतीय संगीत ना केवल मनुष्यों को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, या कथन किसका है? यानी ये कौन कहते हैं कि ये जो भारतीय संगीत है ये मनुष्यों के साथ साथ एवं जो पशु है उसे भी प्रभावित करता है? तो ये कथन था खुसरो का। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अब बताइए, ये जो अमीर खुसरो है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तुगलक, खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह? ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। इससे पहले वो गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहे, फिर उसके बाद इनके चाचा जो फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनके भी दरबार में रहे थे, और ये अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में रहे। ठीक है, तो कुल 7 दिल्ली सल्तनत के शासकों को इसने शासन करते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये किसके द्वारा नीति बनाई गई थी? यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दिल्ली सल्तनत का, यानी सल्तनत वंश का वो कौन सा शासक था जिसमें जो सेना होती थी उसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था, वो भी नगद वेतन में? आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करता था? अस्थाई सेना का बहाली करता था। यहाँ पे स्थाई सेना दी गई है। ठीक है, अस्थाई सेना यानी जो परमानेंट सैनिक थे। ठीक है, परमानेंट, इसने पहले जो बाकी शासक होते थे वो अस्थाई सैनिक को लाते थे, यानी जब युद्ध हुआ तब उन्हें बुलाया, वेतन दिया और वो अपने घर चले जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया। उसने अस्थाई सेना का बंदोबस्त किया, अस्थाई सेना, और उसे नगद वेतन देना शुरू किया, एवं घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये सभी चालू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अस्थाई सैनिक को राज्य द्वारा वेतन दिए जाते थे। किसने ये प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किया है? यानी ऐसा एक कथन है कि कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रातों रात जितने भी नवीन मुसलमान थे उनका कत्लेआम कर दिया था। तो बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है? इसामी तथा वर्नी ने, अमीर खुसरो तथा सीफ ने, याया सरहिंदी तथा इब्न बतूता ने, अब्दुल्ला तथा रिजकुल्ला मुश्काती ने? बताइए क्या होगा आंसर? इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने का कार्यवाही का वर्णन किया है। ये विवरण किसका है? किन्होंने कहा है? इसामी और वर्नी ने। ठीक है, तो वर्नी के कथन भी आपको याद रखने हैं, वर्नी के कथन से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस वंश का शासन था? अब बताइए, जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था वारंगल पे, तब यहाँ पे वारंगल पे किस वंश का शासन था? चोल, चालुक्य, काकतीय, यादव? क्या होगा आंसर? काकतीय वंश का शासन था वारंगल पर। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
मीर हसन जो दहलवी थे निम्न में से किसके दरबार में था? ये जो मीर हसन आप देख रहे हो ना दहलवी, वो किसके दरबार में था? ऑप्शंस दिए गए हैं खिलजी, मुबारक खिलजी, तुगलक, फिरोज तुगलक। मीर हसन भी आपको याद रखना है अमीर खुसरो के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मीर हसन भी उनका दरबारी था, किनका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो आज हम लोग आमिर खुसरो से संबंधित एमसीक्यूज देखे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे खुसरो की रचनाएं, वो किसके दरबार में था, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे बने उनसे पूछे जाते हैं। तो तोता हिंद भी उसे कहा जाता है और जो हिंदवी है, हिंदवी का उल्लेख भी यहाँ पे खुसरो के द्वारा ही किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।